12 अगस्त 1997 मुंबई में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने संगीत की दुनिया को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा दिन जब संगीत के साम्राज्य का राजा अपने ही शहर की सड़कों पर गिरा हुआ था और उसकी धड़कनों के साथ खत्म हो रही थी एक पूरी विरासत। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने अपनी मेहनत और काबिलियत से टी सीरीज़ को भारतीय संगीत की पहचान बनाया। पर क्या हुआ जब उसके दुश्मनों ने उसकी सफलता को अपना सबसे बड़ा खतरा समझ लिया? कौन थे वो चेहरे जो इस साजिश के पीछे थे और आखिरकार कैसे हुई थी इस महाकाव्य की दर्दनाक समाप्ति? यहाँ जानिए गुलशन कुमार की हत्या की पूरी कहानी, हर एक रहस्य के साथ जो अब तक आपके सामने नहीं आया। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इस घटना को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि गुलशन कुमार कौन थे। गुलशन कुमार का जन्म 5 मई 1951 को दिल्ली में रहने वाले एक पंजाबी परिवार में हुआ था। गुलशन कुमार का असली नाम गुलशन कुमार दुआ था और वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। गुलशन के पिता दिल्ली के दरियागंज इलाके में जूस बेचने का काम करते थे। बचपन में गुलशन ने भी अपने पिता के साथ जूस की दुकान पर हाथ बटाया, लेकिन गुलशन को ये काम शुरू से ही पसंद नहीं था और वो कुछ बड़ा करने की चाह रखते थे। इसके बाद गुलशन ने जूस के साथ ही फिल्मी गानों से भरी हुई कैसेट बेचना शुरू किया और उन कैसेट के दाम सस्ते होने की वजह से उनकी अच्छी बिक्री हुई और देखते ही देखते ये आइडिया सफल साबित हुआ। इसके बाद गुलशन ने नोएडा में खुद की एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा गया सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज। इस कंपनी के द्वारा गुलशन ने कैसेट बनाने और उन्हें बेचने का काम शुरू किया और कुछ ही समय में ये कंपनी नोएडा की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव कंपनी बन गई। यहाँ भी गुलशन कुमार को काफ़ी सफलता मिली और उनका ये काम कारगर साबित हुआ, जिसके बाद उन्होंने माया नगरी मुंबई का रुख किया और अपने काम को और ज़्यादा बड़ा और विकसित करने के लिए मेहनत की। यहाँ उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और उन्होंने अपनी कंपनी सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़ का नाम बदलकर टी सीरीज़ रख दिया। उन्होंने अपनी इस कंपनी से फिल्मी और भक्ति के गाने बनाने का काम जारी किया। गुलशन कुमार शुरू से ही आस्तिक और भगवान को मानने वाले व्यक्ति थे, जिस वजह से टी सीरीज़ के नाम में टी का अर्थ त्रिशूल से है। मुंबई के अंधेरी इलाके में ऑफिस और स्टूडियो खोलकर उन्होंने धार्मिक और भक्तिमूलक गीतों के एल्बम के साथ शुरुआत की, जिनमें श्री रामचरितमानस और माँ के भजन जैसे प्रोजेक्ट शामिल थे। उनकी शानदार मार्केटिंग और वितरण रणनीति के चलते टी सीरीज़ ने भारतीय संगीत उद्योग में तेज़ी से पहचान बनाई। गुलशन कुमार की मेहनत और दृष्टिकोण ने टी सीरीज़ को भारतीय संगीत की प्रमुख कंपनी बना दिया, जो आज भी अपनी सफलता की ऊंचाइयों को छू रही है। इसी बीच 1989 में एक फिल्म रिलीज़ हुई थी जिसका नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। इस फिल्म के गानों ने टी सीरीज़ को एक नई पहचान दी और उस समय के दौरान सबकी जुबानों पर सिर्फ इसी फिल्म के गाने थे। टी सीरीज़ की खुद की पहचान के साथ साथ अब गुलशन कुमार नए चेहरों को भी पहचान देने लगे थे, जैसे सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और नदीम श्रवण की जोड़ी। इस कहानी में नदीम श्रवण की जोड़ी में से नदीम की महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल नदीम, जिसका पूरा नाम नदीम अख्तर सैफी था, एक जाना माना और अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर था, लेकिन वो कभी एक अच्छा गायक नहीं बन पाया। नदीम और गुलशन कुमार के अच्छे संबंध होने के कारण गुलशन कुमार ने नदीम को 1990 में रिलीज़ होने वाली मूवी आशिकी में बतौर गायक काम दिया। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया है, नदीम का गाने में हाथ थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से आशिकी मूवी के गाने उभर नहीं पाते, जिस वजह से टी सीरीज़ को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इस नुकसान के चलते गुलशन कुमार ने आगे के लिए नदीम को गाने देने का काम बंद कर दिया। तब तक टी सीरीज़ एक ब्रांड बन चुका था और उस समय के ज़्यादातर गाने टी सीरीज़ से ही कंपोज हुआ करते थे और अगर कोई गाना टी सीरीज़ द्वारा नहीं बनाया जाता था तो उस गाने की वैल्यू बहुत कम होती थी। इसी बात से नदीम भड़क उठता है कि ना तो गुलशन कुमार उसे कोई काम दे रहा है और ना ही उसके गानों को प्रमोट कर रहा है। इसी बात के चलते नदीम गुलशन कुमार से बदला लेने की ठान लेता है। इस बदले की भावना के चलते नदीम दाऊद इब्राहिम से इस बारे में बात करता है और गुलशन कुमार की हत्या के लिए उसे सुपारी देता है। दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम और बॉलीवुड का डॉन अबू सलीम इस घटना को अंजाम देने के लिए पूरा प्लान तैयार करते हैं। नदीम इस काम को करने के लिए अबू सलीम को 25 लाख रुपए देने की तय करता है। अबू सलीम को भी ये सौदा फायदे का लगता है। इसके बाद अबू सलीम गुलशन कुमार के हर एक काम पर नज़र रखना चालू करता है।
और वो गुलशन कुमार की एक एक इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पूरा षड्यंत्र तैयार करता है। और प्लान के अनुसार अबू सलीम 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार को फ़ोन मिलाता है और 10 करोड़ की फिरौती मांगता है, जिस पर गुलशन कुमार हंसते हैं और कहते हैं इतने पैसे तुम्हें देने से अच्छा तो मैं ये पैसे माता के मंदिर में दान कर दूँ। उसके बाद अबू सलीम गुलशन कुमार को एक बार और फ़ोन मिलाता है, लेकिन गुलशन कुमार अपनी बात से टस से मस नहीं होते। अब अबू सलीम को पूरा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आखिरी प्लान शुरू कर देता है। गुलशन कुमार भी उस बात को हल्के में लेते हैं और उनके भाई के कहने के बावजूद भी पुलिस को इस बात की कोई जानकारी नहीं देती। अब तारीख बदलकर हो चुकी थी 12 अगस्त 1997। गुलशन कुमार सुबह उठते हैं और अपने काम पे जाने से पहले रोज़ाना की तरह मुंबई के धूप छाया अपार्टमेंट के बगल में स्थित जीतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने के लिए निकलते हैं। गुलशन कुमार अपनी मारुति गाड़ी में अपने ड्राइवर रूपलाल सरोज के साथ मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। मंदिर में जाने के बाद गुलशन कुमार पूजा करते हैं, लेकिन वहीं मंदिर के सामने एक नाई की दुकान थी, जिस पर अबू सलीम द्वारा भेजे गए 3 शूटर्स बैठे थे और गुलशन कुमार का मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकलते हैं तो रोज़ की तरह वो अपनी पूजा की थाली अपने ड्राइवर को देते हैं, लेकिन उसी वक्त उन 3 शूटर्स में से एक गुलशन कुमार के पास आता है और उनके सर पर बंदूक तानता है। इतने में गुलशन कुमार कुछ समझ पाते वो शूटर्स एक गोली चला देता है जो उनके सर को छूकर निकल जाती है। तभी गुलशन कुमार वहां से भागते हैं, लेकिन उनका पांव फिसलने की वजह से वो सड़क पर ही गिर जाते हैं और वे शूटर्स उनकी पीठ पर एक साथ 3 गोलियां चला देते हैं। गोलियों के लगने के बावजूद भी गुलशन कुमार उठने की कोशिश करते हैं और वहीं एक घर में मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक उस घर में रहने वाली महिला कुछ सोच और समझ पाती, वे शूटर्स गुलशन कुमार पर गोलियां चला देते हैं और वो बुरी तरह से खून में लथपथ होकर सड़क पर गिर जाते हैं। गुलशन कुमार का शरीर 15 गोलियों से छन्नी हो चुका था। इसके बाद उनको मुंबई के कूपर अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण अंगों पर गोली लगने की वजह से उनकी रास्ते में ही मौत हो जाती है। अगले दिन गुलशन कुमार की इच्छा के अनुसार दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। इस मौत से पूरे बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हलचल हो गई और पूरा देश इस घटना से चौंका हुआ था। अब 2001 में उन 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया जाता है, जिनमें से अब्दुल रऊफ नाम के एक हत्यारे को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाकी को सबूत के अभाव के कारण रिहा कर दिया गया और नदीम सैफी, जो इस घटना का स्रोत कहा गया, वो गुलशन कुमार की मौत के बाद ही लंदन भाग गया और आज के समय में वो वहीं आज़ाद घूम रहा है। पुलिस के द्वारा इस मामले की 400 पेज की चार्जशीट फाइल तैयार की गई, जिनमें टिप्स कंपनी, जो एक म्यूज़िक प्रोडक्शन कंपनी है, उसके मालिक रमेश दोरानी का नाम भी आया है। दरअसल रमेश ने गुलशन कुमार को मारने के लिए 25 लाख की टिप दी थी, लेकिन सबूत के न होने के कारण उन शूटर्स के अलावा सभी को रिहाई मिल गई। और अगर अब बात करें अबू सलीम की, जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, 1993 में हुए मुंबई दंगे में भी अबू सलीम का हाथ पाया जाता है, लेकिन उसके भारत में न होने के कारण उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। कार्रवाई के चलते अबू सलीम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया जाता है, जिस पर मुंबई दंगे का आरोप था, लेकिन जांच एजेंसी की लापरवाही के कारण उसका नाम गुलशन कुमार की हत्या में नहीं आता। दरअसल जांच एजेंसी 2005 में अबू सलीम पर गुलशन कुमार की हत्या का आरोप लगाना भूल ही जाती है और उस पर यह केस चलाया नहीं जाता। गुलशन कुमार की हत्या से भारत संगीत उद्योग को गहरा धक्का लगा। उन्होंने न केवल संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी, बल्कि टी सीरीज़ को भी भारत की सबसे बड़ी म्यूज़िक कंपनी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनकी विरासत उनके बेटे भूषण कुमार द्वारा संचालित टी सीरीज़ के माध्यम से जीवित है। तो ये है कैसे और क्यों हुई थी टी सीरीज़ के फाउंडर गुलशन कुमार की हत्या। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।